दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएस जीएस गुरु में। दोस्तों हम विजन आईएएस का मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, जिसमें सितंबर मंथ की मैगजीन में हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो उसी में हमने कल 8वां पार्ट कंप्लीट किया। आज 9वां पार्ट पढ़ेंगे। तो 9 में क्या होगा, 9वें पार्ट में शुरू करेंगे आज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट हमने कल से ही शुरू कर दिया था, तो आज भी एनवायरनमेंट भी होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। भारत में नदी प्रदूषण, ये आज का टॉपिक रहेगा, रिवर पोल्यूशन इन इंडिया। सुर्खियों में क्यों है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जल गुणवत्ता की पुनर्बहाली के लिए प्रदूषण नदी खंड 2025 शीर्षक से आकलन रिपोर्ट जारी की है, इसलिए चर्चा में आ गया है। सीपीसीबी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समितियों के सहयोग से देश में जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम नेशनल वाटर मॉनिटरिंग प्रोग्राम संचालित करता है। कौन करता है? सीपीसीबी करता है। सीपीसीबी ने देश में प्रदूषण नदी खंडों की पहचान की प्रक्रिया 2009 से शुरू की थी। कब शुरू की थी? 2009 से शुरू की थी। ओके, चलो प्रदूषण नदी खंड के बारे में। प्रदूषण नदी खंड होते क्या है? किसी नदी अपवाह मार्ग में दो या अधिक प्रदूषित स्थान जो निरंतर क्रम में स्थित हो, उन्हें एक खंड यानी स्ट्रेच के रूप में चिन्हित किया जाता है और उसे प्रदूषित नदी खंड माना जाता है ना। ये हो गया। मानदंड क्या है इसके? मापदंड वे नदी खंड जहां बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो, उन्हें सीपीसीबी द्वारा प्रदूषित नदी खंड के रूप में, जहां 3 मिलीग्राम बीओडी कितनी हो, 3 मिलीग्राम से अधिक हो, वो प्रदूषित माने जाएंगे। ठीक है, बीओडी जल की गुणवत्ता आकलन का एक प्रमुख संकेतक है, जानते हैं हम। अच्छा, श्रेणियां। अधिकतम बीओडी स्तर के आधार पर प्रदूषित नदी खंड को 5 श्रेणियों में, कितनी? 5 श्रेणियों, 5 प्राथमिकता वाले वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिकता 1 वर्ग, मतलब वर्ग 1 में जहां निगरानी स्तरों पर बीओडी क्षमता 30 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो, पहले में आएगा, टॉप में आएगा वो 30 मिलीग्राम से अधिक हो। दूसरा, अच्छा हाँ, प्रदूषित खंड देश भर में 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 271 नदियों में 645 में से 296 प्रदूषित नदी खंड पाए गए। इसमें कितने पाए गए? 296। अच्छा, कुल प्रदूषित नदी खंड की संख्या 2018 में कितनी थी? 351, जो अभी 2025 में घटकर 296 हो गई है। ठीक है जी, 296। 18 में कितनी थी ये थी 351। तो इंपॉर्टेंट है ये। भौगोलिक वितरण इसका यूज कर सकते हैं, मेंस में यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं, और प्री में भी पूछा जा सकता है। भौगोलिक वितरण महाराष्ट्र में अब तक सबसे अधिक कितने? 54 है। महाराष्ट्र में 54 है। प्रमुख प्रदूषित नदी खंड, इसमें दिल्ली यमुना, अहमदाबाद की साबरमती, मध्य प्रदेश की चंबल, कर्नाटक की तुंगभद्रा, तमिलनाडु की सरबंगा। ये पूछा सकता है सरबंगा नदी कहाँ पे है, तो देखो थोड़ा अलग सा नाम है इसका, है याद रखना। नदी प्रदूषण के स्रोत देख लेते हैं। स्रोत, अशोधित सीवेज, है ना, नॉन ट्रीटमेंट जो सीवेज आता है ना, अच्छा, नॉन ट्रीटेड, तो वो हो सकता है। सीपीसीबी के अनुसार प्रतिदिन 60% से अधिक अशोधित सीवेज जल सीधे नदियों में प्रवाहित होता है। अच्छा जी, सीपीसीबी की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की राष्ट्रीय सूची 2021 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 72,368 मिलीलीटर प्रतिदिन सीवेज उत्पन्न होता है। कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है, 72,368। अशोधित औद्योगिक अपशिष्ट, इसके साथ ही जैसे रसायन, चीनी, कागज, चर्म उद्योग, ये जैसे क्षेत्रों में विषाक्त रसायन युक्त जो अपशिष्ट होते हैं वो जाता है। ये भी स्रोत हैं। साथ ही अन्य स्रोतों में क्या क्या आ जाएंगे? अन्य स्रोत देख लेते हैं। नगरीय ठोस अपशिष्ट, कृषि अपवाह, रेत खनन, अवैध अतिक्रमण, ये सब भी ये जो पॉल्यूशन बढ़ाने के कारण बनते हैं। अच्छा, अगले लेते हैं नदियों के कायाकल्प की रूपरेखा। कानूनी रूपरेखा क्या है इसकी? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 आया है, ये इसके लिए स्पेशल बनाया गया। ठीक है। दूसरा, इसका काम क्या है? केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई है इसके तहत ही। ठीक है। अच्छा, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर यानी सेस उपकर अधिनियम 1977, ये उपकर अधिनियम आया 77 में, और प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया 74 में। याद रखना दोनों को। कुछ उद्योगों द्वारा उपयोग किए गए जल पर शुल्क लगाना, यानी उपकर लगाता है, शुल्क लगाता है, इसलिए इसको लगाया गया। अच्छा, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये अभी देखा हमने। चलिए, हो गया। अगला देखते हैं। हाँ, पर्यावरण संरक्षण नियम आए हैं। कब आए हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नियम बनाए गए हैं। ठीक है, इसके लिए। ओके,
अपशिष्ट प्रबंधन नियम आए हैं, जिसे सरकार ने ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई अपशिष्ट, इन सब पे नियम अधिसूचित किए गए हैं। ओके। नदी कायाकल्प कार्यक्रम। ओके। नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम कब आया? 1985 में कार्य योजना आई, और इसकी जगह जीएपी की जगह है ना, गंगा अथॉरिटी प्लान था ना, क्या था बताना कमेंट बॉक्स में, क्या था जीएपी की फुल फॉर्म। इसकी जगह पे नमामि गंगे कार्यक्रम आया 1985 में, है एनएमसीजी। ओके। यमुना कार्य योजना कब आई? 1993 में शुरू की गई। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है ना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना है। यह योजना गंगा बेसिन को छोड़कर, क्योंकि गंगा तो इसमें कवर हो गई नमामि गंगा कार्यक्रम में, तो गंगा बेसिन को छोड़कर अन्य पहचाने गए नदी खंडों में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। कौन सी? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। ओके। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, नेशनल वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो ये भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेटवर्क के माध्यम से यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों को जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, न्यूनीकरण पर सलाह देती है। ठीक है जी। चलो, सीवेज अवसंरचना के लिए योजनाएं, कायाकल्प योजना आई, सीवेज अवसंरचना के लिए। शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन आया, है ना, शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, यानी अमृत बोलते हैं उसको। स्मार्ट सिटी में स्वच्छ मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब सीवेज के लिए आए, स्वच्छ करने के लिए। अगला देखते हैं प्रमुख सिफारिशें क्या कहें? स्रोत पर प्रदूषण नियंत्रण किया जाए, यानी प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सीवेज शोधन संयंत्र एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, है ना, कार्यशीलता स्थिति की निगरानी, ये सब करनी चाहिए। साथ ही बेसिन प्रबंधन, इसमें नदी के जल ग्रहण क्षेत्र, बेसिन का प्रबंधन और बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा और प्रबंधन शामिल है, ये सब किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय प्रवाह यानी ई फ्लो का अर्थ है कि हर समय नदी के प्रवाह में जल की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि ताजे जल और जार नदियों की पारिस्थितिक तंत्रों के साथ साथ परिस्थिति तंत्रों पर निर्भर मानव आजीविका और रहन सहन को सुनिश्चित किया जा सके। मतलब उसमें जल अपवाह और गुणवत्ता हर टाइम सुनिश्चित की जाए। इसके लिए क्या है? ब्रिस्बेन घोषणा 2007 भी आई है इसके लिए। अतिक्रमण हटाना चाहिए, बाढ़ के मैदानों से अतिक्रमण हटाकर जैव विविधता उद्यान स्थापित करना, ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है। सीवेज शोधन, सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करके सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग, मतलब एआई का यूज करें, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करें, आईओटी का, इस तरह के रोबोटिंग, रिमोट सेंसिंग, इस सब का इंटरनेट मतलब प्रौद्योगिकी का यूज करें। अब निष्कर्षण बोल सकते हैं, प्रदूषण नदी खंडों को घटती संख्या दर्शाती है कि सामूहिक, देखो प्रदूषण नदी खंडों की संख्या इस बार घटी है, कितनी देखे थे ना हम, तो ये दर्शाती है कि सामूहिक प्रयास धीरे धीरे परिणाम देने लगे हैं, लेकिन ये भी नाकाफी है और इन पर और ध्यान केंद्रित करके, और ये इस तरह के जो बताए गए ना, इन सब तरह के सुधार करके इसको और अच्छा किया जा सकता है। ठीक है जी। अगला देखते हैं टॉपिक क्या है, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना। आप देखो क्या है, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय और कार्य मंत्रालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से वह तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है जिसमें शिकायत की गई थी कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए वन भूमि के उपयोग से पहले वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जनजातियों के वन अधिकारों का निपटारा नहीं किया गया, ऐसे ऐसा रिपोर्ट की गई, तो वो मांगा है अभी केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है, इसलिए लाइट में आ गया है। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जनजातीय परिषद अधिनियम 2009 के तहत सांविधिक निकाय के रूप में जनजातीय परिषदों की स्थापना की गई है। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जनजातीय परिषद अधिनियम विनियमन 2009 के तहत सांविधिक निकाय के रूप में जनजातीय परिषदों की स्थापना की गई है। अच्छा, इन परिषदों के पास सीमित सलाहकार और कार्यकारी अधिकार हैं, जबकि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत गठित स्वायत्त परिषद जो होती है ना, 6ठी अनुसूची के तहत जो गठी जाती हैं, इनका गठन होता है, उनको विधायी, कार्यकारी और सीमित न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग है इनसे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन का यह कहना है कि उसे वन अधिकार अधिनियम एफआरए को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन द्वीपों पर रहने वाले जनजातीय लोगों के वनों से संबंधित अधिकार पहले से ही आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत संरक्षित है। ठीक है, ये पहले से ही संरक्षित है। ओके, आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम स्थानीय प्रशासन को वन भूमि के हस्तांतरण का एक पक्षीय अधिकार प्रदान करता है, जबकि वन अधिकार अधिनियम एफआरए के तहत वन भूमि के उपयोग के पहले संबंधित ग्राम सभाओं से सहमति लेना अनिवार्य है। मतलब देखो, ये बोल रहे हैं कि हमने इनको लागू करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 1956 के तहत संरक्षित हैं,
लेकिन वन अधिकार अधिनियम जो होता है ना 2006 वाला, उसमें वन भूमि के उपयोग से पहले संबंधित ग्राम सभाओं की सहमति लेना अनिवार्य है, और वह भी उनके अधिकारों को मान्यता और अधिकार प्रदान करने का बाद। मतलब ये सब थोड़ा सा ये चीज़ें होती हैं, वो प्रशासन कुछ अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, इसलिए थोड़ा सा विवाद है। यही रिपोर्ट मांगी है अभी जनजातीय मंत्रालय ने। चलो, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह परियोजना से थोड़ा देख लेते हैं कहाँ है। देखो, ये हुआ पूरा अंडमान और ये पूरा निकोबार होगा। निकोबार में नीचे वाला पार्ट है ग्रेट निकोबार, यहाँ ये परियोजना है ना, ग्रेट निकोबार द्वीप पे है ना। और क्या क्या है यहाँ पे, कैंप बेल बे नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, और गलेथा नेशनल पार्क है। ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे कौन से हैं, गलेथा बे है ये, इंदिरा पॉइंट लास्ट पॉइंट हो गया हमारा, कैंपबेल बे है ये, कैंपबेल बे, और बस्ती और विकसित क्षेत्र यहाँ पे है ये वाला, ठीक है, जोगिंदर नगर है यहाँ पे। चलो, तो ये कैंपबेल बे देख लो, ये रहा कैंपबेल बे, और इसमें गलेथा बे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। गलेथा नेशनल पार्क भी है इसमें, ग्रेट निकोबार नीचे वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला ग्रेट निकोबार, यहाँ कहाँ चेंज होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। चलो, टॉपिक चेंज, कलर चेंज करते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के बारे में समझ लेते हैं क्या है। परिचय, अरे यार ज़्यादा पतला हो गया, लेते हैं इसका परिचय देखते हैं। एक विशाल ग्रीनफील्ड अवसंरचना परियोजना, ग्रीनफील्ड मैंने बताया था जो नए सिरे से बनाया जाए, विशाल ग्रीनफील्ड अवसंरचना परियोजना है, जिसे नीति आयोग द्वारा परिकल्पित किया गया था और 2021 में से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। चलो, हाँ जी, ये नोडल एजेंसी कौन है इसके लिए, नोडल एजेंसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम, यानी ANIIDCO। ये देख लो, अभी देख लेंगे क्या होता है, जिसे 1988 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक सरकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। ये इसके लिए नोडल एजेंसी है कौन, अंडमान निकोबार IIDCO। इसे देख लेते हैं चलो क्या है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है ANIIDCO, इसकी फुल फॉर्म ये है, ठीक। चलो, हाँ जी, और क्या है, हाँ, परियोजना के घटक क्या हैं, इसके प्रमुख चार घटक हैं। कौन से, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पत्तन है ना, गैलेथिया की खाड़ी द्वीप के दक्षिणी तट पर गैलेथिया खाड़ी में डीप सी बंदरगाह विकसित किया जाएगा, डीप सी बंदरगाह विकसित करना, ये एक घटक है। दूसरा, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण किया है। अच्छा, उसी में जो है ना ट्रांसशिपमेंट पत्तन में निगरानी केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसकी मतलब निगरानी कौन करेगा, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय करेगा। ये तो पहला हो गया है ना, ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। तीसरा क्या हो गया, 450 मेगावाट का विद्युत संयंत्र। और चौथा क्या हो गया, एक आधुनिक टाउनशिप स्थापित किया जाएगा। ये चार इसके घटक हैं। ओके, चलो, परियोजना का महत्व देख लेते हैं। सामरिक अवस्थिति, ग्रेट निकोबार द्वीप की भौगोलिक सामरिक स्थिति भारत की सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र के प्रभाव को बनाए रखने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलो जी, अगला देखो, हाँ, मलक्का जलडमरू के मुहाने पर स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्तम समुद्री मार्गों में से एक है। ये सामरिक स्थिति है। सुंडा जलडमरू मध्य, लोम्बोक जलडमरू मध्य और कोको द्वीप समूह के भी निकट है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री चौक पॉइंट माने जाते हैं। हिंद प्रशांत के चौक पॉइंट माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय समुद्री हब, ट्रांसशिपमेंट पत्तन ग्रेट निकोबार की मलक्का जलडमरू से निकटता का लाभ उठाते हैं और वर्तमान में सिंगापुर या कोलंबो होकर जाने वाले मालवाहक जहाजों को आकर्षित करते हैं। ये समुद्री हब भी है। वर्तमान में भारत के लगभग 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो का संचालन भारत के बाहर के पत्तनों से होता है। ये फैक्ट हो गया एक। संचार में सुधार, यह परियोजना भारत की मुख्य भूमि और अन्य स्थलों को निकोबार द्वीप की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। अच्छा जी, रक्षा के बारे में देख लेते हैं। ग्रेट निकोबार पर नौसैनिक उपयोग वाले डीप वाटर पत्तन और हवाई अड्डा विकसित करके यह परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहले से स्थापित त्रिसेवा सैन्य कमान को मजबूत करेगी। ठीक है जी, इस परियोजना से भारत को पूर्वी हिंद महासागर के सामरिक चौराहे के पास पोत, विमान और ड्रोन तैनात करने की सुविधा मिल जाएगी। अच्छा जी, ठीक है, जिससे क्या है, हमारी महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी और भारत की सुरक्षा क्षमता बढ़ेगी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्थिक विकास और क्षेत्रीय प्रगति क्या होगी भैया, विदेशी मुद्रा की बचत होगी इससे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा, भारत के पत्तनों पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक अवसंरचना विस्तार जैसे अनेक आर्थिक लाभ इससे मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला पार्ट देख लेते हैं, पारिस्थितिकी, सामाजिक और भूवैज्ञानिक चिंताएं भी हैं कुछ इससे चिंताएं भी क्या कहें, जनजातीय अधिकार। अच्छा, ग्रेट निकोबार द्वीप की सैंपेन जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति है, PVTG है, और निकोबारी जनजातियों का नकारात्मक प्रभाव डालेगी। जनजातीय आबादी का विस्थापन हो सकता है इससे, प्रवासियों का बड़े पैमाने पर आगमन होगा तो सैंपेन जनजातियों में ऐसे संक्रमण रोग आ सकते हैं जिनके लिए वो अभी प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं कर चुके सैंपेन जनजाति। ठीक है, पारिस्थितिकी से जुड़ाव चिंताएं क्या हैं,
ग्रेट निकोबार भारत के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से, जहां अब भी 85% से अधिक क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वातावरण में अच्छाए थे, तो जैव विविधता का ह्रास हो सकता है। प्रजातियों पर प्रभाव, गलतिया खाड़ी, जहां यह नया पत्तन बंदरगाह बनाया जा रहा है, रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित आर्द्रभूमि है। यह क्षेत्र एंडेंजर्ड लेदरबैक कछुए, कौन सा एंडेंजर्ड है, लेदरबैक समुद्री कछुए की नेस्टिंग साइट है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। संरक्षणवादियों की आशंका है कि पत्तन के निर्माण के लिए समुद्री तल से लाखों घन मीटर खुदाई की जाएगी, जिसमें प्रवाल भित्तियां और समुद्री घास मैदान नष्ट हो सकते हैं तथा कछुओं की नेस्टिंग साइट है ना, उसको नुकसान हो सकता है। निवर्तनीकरण, परियोजना के तहत लगभग 9.6 लाख पेड़ों की कटाई की जाएगी, है ना, कार्य अवशोषण क्षमता भी घटेगी। तटरेखा पर बदलाव, प्राकृतिक तटीय सुरक्षा की वही कमजोर हो सकती है। भूवैज्ञानिक और आपदा जोखिम, ग्रेट निकोबार भूकंपीय प्रवण क्षेत्र में स्थित है। यह उसी मेगाग्राथ फाल्ट लाइन पर स्थित है जिसे दिसंबर 2004 में विनाशकारी भूकंप और सुनामी उत्पन्न हुई थी, वहीं पर है ये, तो ये भी एक चिंता है। अच्छा जी, ग्रेट निकोबार, अब देखो निष्कर्ष देख लेते हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना के माध्यम से संचार, व्यापार, रक्षा को मजबूत करने में निस्संदेह मदद मिलेगी, किंतु निकोबार द्वीप की पारिस्थितिकी महत्ता, जनजातीय अधिकारों और आपदा से जुड़ी चुनौतियां नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखो, अगला टॉपिक आ जाएगा, क्या है अगला टॉपिक, चलो टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत में बांध सुरक्षा यानी डैम सिक्योरिटी इन इंडिया, क्या है। IISER भोपाल ने भारत से बड़े जलाशयों में गाद जमाव यानी अवसादन के कारण उत्पन्न संकटों का व्यापक आकलन किया है ना, गाद जमाव के कारण व्यापक आकलन किया है इनका। अच्छा देखो, अभी थोड़ा इसके अलग से फैक्ट देख लो, क्या आप जानते हैं ये फैक्ट, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना इंदिरा सागर बांध भंडारण क्षमता यानी वॉल्यूम की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, इंदिरा सागर बांध वॉल्यूम की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अच्छा, यह अच्छा अन्य तथ्य देख लो, यह अध्ययन केंद्रीय जल आयोग द्वारा भारत के जलाशयों में गाद जमाव का सार शीर्षक से जारी रिपोर्ट के आंकड़ों के विश्लेषण पर किया गया है। गाद जमाव या अवसादन सेडिमेंटेशन होता क्या है ये समझ लो, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा के कण अपरदित होकर बहते जल या अन्य माध्यमों द्वारा जल के निकायों में ठोस कणों की परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, इसको सेडिमेंटेशन को कहते हैं। अच्छा, इस अध्ययन में 300 से अधिक बड़े जलाशयों को शामिल किया गया है जिनकी भंडारण क्षमता 100 मिलियन क्यूबिक लीटर से 100 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है, उनको इसमें शामिल किया गया है। ओके, अध्ययन में गाद जमाव से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र देख लेते हैं। जल भंडारण क्षमता में कमी आ जाती है, गाद जमा हो जाएगी तो एक अनुमान के अनुसार भंडारण क्षमता में लगभग 50% से अधिक क्षमता खो दी है। ओके, अनुमान है कि 2050 तक गोदावरी के अलावा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां ताप्ती के अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जलाशयों में 50% से अधिक भंडारण क्षमता खत्म हो जाएगी, अनुमान बोल रहा है। क्षेत्रीय भिन्नता, अच्छा इस मामले में हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी, नर्मदा ताप्ती, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां गंगा का मैदान वाली नदियां सबसे अधिक संकट वाले क्षेत्रों में माने गए। ये सबसे ज्यादा संकट है कौन सी, नर्मदा ताप्ती और गंगा के मैदान वाली नदियां। ओके, गाद जमाव के प्रमुख कारक क्या हैं, वनों की कटाई, कृषि भूमि अपवाह, कमजोर मृदा वाले इलाकों, मानसून के कारण मृदा अपरदन, भूमि उपयोग में अनियंत्रित बदलाव, ये सब कारक हैं। परिणाम क्या होंगे इसके, परिणाम तो भयावह होंगे। गाद जमा होने से नदियों की प्राकृतिक प्रभाव प्रभावित होता है, जल सुरक्षा घटती है, ऊर्जा उत्पादन कम होता है, कृषि उत्पादकता घटती है, जल को लेकर संघर्षों का खतरा बढ़ता है। उदाहरण के लिए गोदावरी के अलावा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जहां लगभग 160 जलाशय हैं, दक्षिण भारत की कृषि और औद्योगिक जल आवश्यकताओं पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है, तो इन सब में प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, कुछ इसी संबंधित डेटा देख लेते हैं, क्या है जी डेटा। बांधों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर, पहले पे कौन है, पहले पे चीन है और दूसरे पे USA है और इंडिया तीसरे पे। भारत में लगभग 6000 बड़े बांध है, कितने, 6000 बड़े बांध है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। भारत में सबसे अधिक बांध कहाँ है, महाराष्ट्र में। ओके, अच्छा प्रदूषण नदी भी वहीं थी, है ना, महाराष्ट्र में। 80% से ज़्यादा बड़े बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने, ये भी इंपॉर्टेंट है, 25 वर्ष से पुराने, थोड़े बांध पुराने भी हैं। अच्छा, अब देखो भारत में बांध सुरक्षा जुड़े अन्य मुद्दे भी हैं, कुछ चिंताएं मुद्दे हैं, क्या हैं ये देख लेते हैं। बांधों का पुराना हो अभी देख लेते हैं। 2023 की स्थिति के अनुसार भारत के बड़े बांधों में 1065 बांध हैं, 1065 बांध 50 से 100 साल पुराने हैं, जबकि 224 बांध 100 साल से भी अधिक पुराने हैं। कितना खतरनाक चीज़ है। संरचनात्मक विफलताएं, ये मुख्य रूप से रिसाव, क्षतिग्रस्त पाइपिंग या कमजोर नींव के कारण प्रॉब्लम आ रही है। भूकंप के नुकसान का खतरा, उदाहरण के लिए 2021 में भुज गुजरात में आए भूकंप के कारण चांग बांध की नींव कमजोर हो गई थी। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट का खतरा होता है, उदाहरण के लिए 2023 में ग्लेशियल
लेक आउटबर्स्ट से आई बाढ़ के कारण चुंगथांग बांध सिक्किम टूट गया था, है ना। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, ओवरटॉपिंग यानी बाढ़ के पानी का बांध के ऊपर ऊपर से बहना, इसको ओवरटॉपिंग कहते हैं। बाद में बांध की पहली दर्ज विफलता कब? 1917 में तिगरा बांध की विफलता, इस टाइप की विफलता। प्रबंधन नियमों में अनुपालन संबंधी मुद्दे, गांधी सागर मध्य प्रदेश की कैग ऑडिट रिपोर्ट में उजागर किया गया था कि राज्य बांध सुरक्षा संगठन के आवश्यक उपायों पर केंद्रीय जल आयोग की सिफारिशों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है। अगला देखो, बाद में बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलें, कौन कौन सी पहलें? बांध सुरक्षा अधिनियम आया 2021 में। ओके, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित किया, और राज्य स्तर पर राज्य सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन तैयार किए गए। ओके, बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर बनाया गया ना। यह CWC द्वारा संचालित और संरक्षित बड़े बांधों के राष्ट्रव्यापी रजिस्टर है। ओके, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप के दूसरे और तीसरे चरण में 19 राज्यों में 736 बांधों में व्यापक पुनर्वास की परिकल्पना की गई। ओके, इस परियोजना को विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के ऋण प्राप्त हुआ। ओके, भूकंपीय जोखिम विश्लेषण सूचना प्रणाली, है ना, ये उपकरण भी है। इसका उद्देश्य भूकंपीय बलों की सीमा, बांध संरचना की सुरक्षा करके उनका प्रभाव का पता लगाना। बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल, कुछ राज्यों ने अपने बांध व्यापक ऑडिट के लिए पैनल बनाए रखे हैं। अन्य पहले क्या है? भूकंप के बांधों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र, जैसे जयपुर में बना रखा है NMIT जयपुर, इस तरह के। डैम हेल्थ रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, ये सब बनाए हैं धर्मा। राज्यों द्वारा बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल गठन किए गए हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा जो ऊपर देखे थे ना इनकी फुल फॉर्म, यह स्टेट कमीशन ऑन डैम सेफ्टी, ये देख लो, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये SCDS पहला हो गया, दूसरा SDSO, और नेशनल रजिस्टर ऑन लार्ज डैम, नेशनल रजिस्टर ऑन लार्ज डैम। अच्छा, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, तो ये हो गया DRIP ड्रिप। अच्छा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में पढ़े हमने। और सीस्मिक हजार्ड्स एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी, ठीक है। चलिए फुल फॉर्म हो गई, आगे देखते हैं। हाँ, बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक कदम भी हैं कुछ। वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स कब आया था? 1998 में। विश्व बैंक और IUCN ने इसकी स्थापना की। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स 1928 में स्थापित गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ओके, इंडियन नेशनल कमेटी ऑन लार्ज डैम्स, यह भारतीय समिति है ना, इसके साथ ICOLD के साथ संवाद करती है। चल खत्म, अगला देखो। हाँ, एक मिनट, ये हो जाएगा ना कुछ डेटा। हाँ, बांध की विफलताओं के प्रभाव। अच्छा, बांध अगर विफल हो जाएंगे तो उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे देख लेते हैं। जान माल का नुकसान होगा। उदाहरण के लिए गुजरात के मच्छू बांध 1979 के टूटने से मोराबी शहर में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी, है ना, भारी तबाही हुई थी। पर्यावरण को नुकसान होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका में साउथ फोर्स बांध के टूटने से 1889 जंगल, कृषि और जलीय प्रणालियों का नष्ट हो गई थी। आर्थिक नुकसान, कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन, आजीविका से भारी नुकसान हो सकता है। ओके, सामाजिक विस्थापन, बांधों के पास रहने वाले समुदायों की अक्सर विस्थापित होना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रभाव, पीड़ित लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ता है और अधिकारों पर जनता का विश्वास कम होता है, मतलब अधिकारियों पर जनता का विश्वास कम हो जाता है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हाँ, भारत में बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह, गाद जमाव का प्रबंधन किया जाए। जापान के सेडिमेंट बाईपास सिस्टम, स्विट्जरलैंड के कंट्रोल सेडिमेंट फ्लशिंग जैसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों का यूज किया जाए, है ना। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरीका, तो एक कहावत होती है, वन साइज डजंट फिट टू ऑल। तो भैया जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग एकीकृत जल संभर प्रबंधन, समय समय पर गाद निकालने का संचालन, इस तरह की अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थाएं की जाए। अपर्दन नियंत्रण संरचना, चेक डैम, तलछट प्रवाह, इन सब का काम किया जाए। भूमिगत बांध, जापान जैसे देशों में सतही बांधों के विकल्प के रूप में भूमि के नीचे बांध बनाने शुरू कर दिए, ये भी एक तरीका हो सकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग, अत्याधुनिक निगरानी और सेंसिंग तकनीकी, है ना, AI यूज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब का, सैटेलाइट का उपयोग किया जाना चाहिए सब। अन्य पहले अनिवार्य रूप से बांध का निरीक्षण किया जाए, कब? समय समय पर। अच्छा, बांध अधिक असुरक्षित हो चुके हैं तो उन्हें सूचीबद्ध किया जाए और चरणबद्ध तरीके से इन्हें बंद किया जाए। संकटों को कम करने के लिए प्रभावी उपायों को निर्धारित करने और बांध सुरक्षा से संबंधित प्राथमिकता देने के लिए जोखिम स्तर
आधारित निर्णय लेने की प्रणाली विकसित की जाए, मतलब जोखिम के हिसाब से निर्णय लिए जाए। अच्छा, आप देख लेते हैं निष्कर्ष। भारत के बांध गाद जमाव, पुराना होने, भूकंपीय जलवायु संबंधी खतरे, नियमों की सही से अनुपालना नहीं करने जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश के जल संसाधन को पूरी क्षमता से उपयोग करने के लिए विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रणनीतियां लागू करने और सुरक्षित संचालनों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से बंद करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव नोट पे समाप्त कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए अगला टॉपिक आएगा हमारा आपदा जोखिम वित्त पोषण, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। क्या है भैया? DRF हो गया ना, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों की विशिष्ट कमजोरियों को अधिक सटीक ढंग से दर्शाने के लिए 16वें वित्त आयोग से आपदा जोखिम सूचकांक DRI फिर से तैयार करने का आग्रह किया। DRI तैयार करें फिर से। अच्छा, भारतीय हिमालयी राज्यों में अधिक आपदाएं आने के कारण क्या है? भूतापीय कारण। क्या कारण है? भूतापीय कारण। एक मिनट, हाँ, भूभौतिक कारण। भूभौतिक कारण क्या है? हिमालय की स्थित भूसंरचना है ना, विवर्तनिक प्लेट के सक्रिय है, असंगठित और अर्धसंगठित निक्षेपों में बना हुआ है। अलकनंदा, भागीरथी ऐसी नदियां हैं, है ना, नदी धाराओं का भूतल अपर्दन होता है, बादल फटने, बर्फ पिघलने, ये सब बड़ी बूंदासार घटना होती है। 2023 में जोशीमठ भूस्खलन, ये सब तो ये इसलिए आता है। जलवायु का प्रभाव, तापमान और वर्षा के पैटर्न बदलाव और परिवर्तनशीलता, ये हिमनदों को सिकुड़ने, अत्यधिक वर्षा, बादल फटने, हिमस्खलन के कारण, जैसे उदाहरण 2013 में उत्तराखंड बाढ़ आई। सामाजिक आर्थिक कारण, पहाड़ी ढलानों पर वनों की कटाई, कृषि, चराई, निर्माण कार्य आदि के लिए वनों की कटाई से हिमस्खलन, भूस्खलन खतरा बढ़ा है। चलिए अगला देखो, टिहरी गढ़वाल जिले में टिहरी बांध जलाशय जैसी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के कारण जल के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई है। मानव जनित कारण क्या क्या हो सकते हैं? मानव जनित कारण, ठीक है, मानव जनित क्या कारण? विकास गतिविधियां, सड़क, कौन कौन सी? सड़क, टनल निर्माण, विद्युत परियोजनाएं, नदी तटों पर बाढ़ के मैदानों में अतिक्रमण, ये सब। बढ़ता पर्यटन, अच्छा, भारतीय हिमालय क्षेत्र में हर साल 100 मिलियन पर्यटक आते हैं। 2025 तक यह संख्या 2040 मिलियन बढ़ने की उम्मीद है, 2025 तक। ओके, संसाधन पर भारी दबाव पड़ा है। ओके, अब देखो आपदा जोखिम न्यूनीकरण, DRI है, डिजास्टर रिस्क इंडेक्स, आपदा जोखिम सूचकांक। मापने का तरीका निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया जाता है। अच्छा, DRI समग्र माप है जो किसी क्षेत्र के विभिन्न आपदाओं से जुड़े जोखिम के स्तर को मापता है। ठीक है, इसके निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया जाता है। किस किस उद्देश्यों के लिए? आपदाओं की संभावना, उनकी गंभीरता का आकलन करने के लिए, आपदा प्रवण और जोखिम स्तरों का सामना करने के लिए, साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए, इन सब के लिए, आपदा समन और इससे निपटने की तैयारी के लिए, संसाधन आवंटन का मार्गदर्शन करने के लिए, इन सब के लिए किया जा सकता है। ठीक, इन तरीकों से शुरुआत 15वें वित्त आयोग 21-26 ने आपदा से निपटने के लिए फंड आवंटित करने तो DRI को औपचारिक रूप से अपनाया था। आयोग ने प्रत्येक राज्य के DRI स्कोर को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बोलते हैं ना, राज्य आपदा निधि के वितरण के फॉर्मूले में शामिल किया गया था। ओके, घटक DRI एक समग्र स्कोर तक पहुंचने के लिए खतरों की संभाव्यता, यानी 70 का स्कोर है तो खतरों की संभाव्यता, और वुलनरेबिलिटी 30 का स्कोर का उपयोग करता है। ओके, खतरों के मुख्य रूप क्या कर सकते हैं? भूस्खलन है, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, प्राकृतिक आपदा, ये सब। ओके, वुलनरेबिलिटी का आकलन करने के लिए एक बुनियादी उपाय के रूप में गरीबी रेखा BPL वाली आबादी का उपयोग किया जाता है। देखो BPL आबादी का भी उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में। अगला देखो, हाँ जी, आपदा और जोखिम से निपटने के लिए वित्त पोषण क्या है? नई पद्धति, 15वें वित्त आयोग ने राज्यवार आवंटन के लिए नई पद्धति अपनाई और इसने पहले की व्यय आधारित पद्धति का स्थान लिया। ओके, ये पद्धति 3 कारकों पर मिश्रण है। पहला, क्षमता निर्माण करेगी, पिछले क्षमता निर्माण पर, जोखिम का प्रभाव देखने पर, विपदा की प्रवणता और वल्नरेबिलिटी आपदा जोखिम सूचकांक तैयार करने पर, इन पर। आपदा समन कोष जो फंड बनाया गया उसके बारे में देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा समन कोष, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट या मिटिगेशन फंड, राज्य आपदा समन कोष के गठन की सिफारिश की, सेंट्रल लेवल पे भी, नेशनल पे भी और राज्य पे भी। परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने NDMF का गठन किया और अब तक तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों ने SDMF स्थापित कर दिया, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड स्थापित कर दिया है। अच्छा, ये स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, और ये SDMF में केंद्र के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार 75%, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90% का योगदान देती है। किसमें? SDMF में, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड में। ओके, आपदा जोखिम वित्त पोषण
डीआरएफ से जुड़ी चिंताएं और सीमाएं क्या हैं। एक समान मैट्रिक्स, वो ये वन साइज डजन टू फिट ऑल। तो हर जगह के लिए पहाड़ी राज्य और नॉर्मल राज्यों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं चिंताएं। उदाहरण के लिए मैट्रिक्स में भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, वनाग्नि, ग्लेशियर, इस तरह की घटना पहाड़ों पर आएंगी। नॉर्मली जगह या जो प्लेन एरिया वहाँ तो आएंगी नहीं, तो इसलिए अलग अलग होना चाहिए। अपर्याप्त संसाधन आवंटन, कुछ राज्यों जैसे हिमाचल, डीआरआई कमजोर होने के कारण उन्हें 15 वित्त आयोग ने पर्याप्त संसाधन नहीं मिले। ठीक है, तो वही पढ़ लिया हम। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, पढ़ लिया ना। चलो ठीक, अगला देखो। भौगोलिक असमानताएं, भौगोलिक रूप से बड़े राज्यों को अधिक धनराशि मिलती है, भले ही वह प्राकृतिक आपदाएं कम जोखिम हो, तब भी उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है और संसाधन का असमान वितरण हो रहा है। पिछले व्यय की अधिक महत्व, मतलब पहले जिसने ज़्यादा खर्चा किया है, चाहे उसमें अब जोखिम कम हो गए हैं, तब भी उसको ज़्यादा मिल रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जिन राज्यों ने पहले अधिक खर्च किए हैं, वे अब भी अधिक धनराशि मिलती है उन्हें भी, भले ही वर्तमान में जोखिम कम हो गए। आगे की राह क्या होगी भैया, आगे की राह देख लेते हैं। तो अनुकूल डीआरआई डिजास्टर, ये जो इंडेक्स है अनुकूल बनाया जाए। भौगोलिक विशिष्टता का पहचान की जाए ना, क्षेत्र वाइज जोखिम के हिसाब से आवंटन किया जाए। सामाजिक आर्थिक संकेतों को शामिल किया जाए। गरीबी आधारित जोखिम वुलनरेबिलिटी मूल्यांकन की जगह समग्र जोखिम स्कोर का उपयोग किया जाए। एनडीएमए को समग्र सूचकांक में सुरक्षित मकान अवसंरचना प्रयोग, ग्रामीण क्षति, शहरी आबादी वन कटाई आदि कारक को शामिल किया गया है। डेटा का एकीकरण किया जाए। रिमोट सेंसिंग, आईओटी सेंसर्स, पंचायती स्तर मानचित्रण के जरिए स्थानीय डेटा संग्रह किया जाए और जिला आपदा डेटा भंडारण स्थापित आवश्यकता से किया जाए। समय समय पर समीक्षा की जाए, हर 5 वर्ष में एक बार इसकी समीक्षा की जाए और आवश्यक हो तो चेंज किया जाए। अब देखो, आपदा जोखिम वित्त पोषण भारत की आपदा से निपटने की गवर्नेंस प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ है, जो संसाधनों के आवंटन और रिजिलियंस योजना के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये पॉजिटिव नोट पे खत्म हो गया। ओके, यहीं रोकेंगे आज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, लोगों को बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। शेयर करिए यार, थोड़ा सा चैनल को बढ़ाइए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।